नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। अमेरिका निश्चित तौर पर विश्व का सबसे ताकतवर देश है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अमेरिका के बारे में हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है उस पर चर्चा करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अमेरिका जो एक्शन लेता है या वहाँ के राष्ट्रपति जो अजीबोगरीब एक्शन लेते हैं उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। यूँ कहने को तो ट्रंप साहब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के करीबी मित्र हैं। मोदी जी कई बार स्वयं कह चुके हैं, ट्रंप कई बार स्वयं कह चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके करीबी मित्र हैं। और ऐसा शायद संभव भी है क्योंकि आज तक तो हमने कभी ऐसा होते देखा नहीं कि प्रधानमंत्री भारत का कहीं विदेश की धरती पर जाए और वहाँ पर वो अब की बात ट्रंप सरकार जैसी बात कह दे, लेकिन ऐसा भी हुआ है। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। फिर प्रश्न ये उठता है कि ट्रंप साहब ऐसी हरकतें क्यों करते हैं जिससे प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश में दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे बिना बात ट्रंप साहब ने ये दावा कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हो रहा था वो ट्रंप साहब ने रुकवाया। It's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. अब रुकवाया या नहीं रुकवाया ये तो केवल ट्रंप साहब और मोदी जी जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रंप साहब की बात का सीधे तौर पर खंडन करने से आज तक बचते आए हैं। ट्रंप साहब 55-56 बार ये बात दोहरा चुके हैं, जबकि भारत का विदेश मंत्रालय इस बात से इनकार कर चुका है। इसी प्रकार यकायक ही ट्रंप साहब नाराज हो गए और उन्होंने 50% टैरिफ हम पर थोप दिया, H1B वीज़ा पर कटौती कर दी। ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाया है, जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उन वस्तुओं पर 50% का टैरिफ जो लगाया गया है उससे भारत को निश्चित तौर पर परेशानी हुई है। ट्रंप साहब ने H1B वीज़ा रोक दी है, उससे भारत को परेशानी हुई है। ट्रंप साहब लगातार ऐसे एक्शन ले रहे हैं, जैसे रूस के साथ भारत का बड़ा अच्छा व्यापार है और रूस हमारा पुराना मित्र है। जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था तभी से उसने कई बार ये प्रमाणित किया है कि वो भारत का स्वाभाविक मित्र है। उससे हम तेल खरीदते हैं। ट्रंप साहब ने प्रतिबंध लगा दिए हैं, ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं कि अब ऐसी आशंकाएं गहरा रही हैं कि शायद भारत रूस से तेल अब ना खरीद पाए। तो ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति ट्रंप पर चर्चा करना बनता है और ये भी समझना बनता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। दुनिया भर को ज्ञान देने वाले, दुनिया भर में शांति लाने का दावा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर स्वयं अमेरिका की जनता क्या सोच रही है। क्या अमेरिका की जनता पछता रही है कि उन्होंने कैसे व्यक्ति को अपना राष्ट्रपति चुन लिया, दोबारा चुन लिया। तो चलिए चर्चा करते हैं अमेरिका में वर्तमान स्थितियों पर। अमेरिका दरअसल एक बार फिर उस मोड़ पर आ गया है जब दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने काम करना बंद कर दिया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 को, यानी आज से लगभग 28 दिन पहले, गवर्नमेंट शटडाउन की घोषणा कर दी थी, सरकारी शटडाउन। और उसके बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर जबरन भेज दिया गया है। याद रखिए, ये वही महान आत्मा हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने चुनावों में कहा था मैं अमेरिका को फिर से महान बना दूंगा। मगर आज वही अमेरिका, ट्रंप साहब का अमेरिका, वित्तीय गतिरोध और राजनीतिक असहमति के जंजाल में जकड़ गया है। सवाल ये उठता है कि जब ट्रंप साहब की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी,
वो अमेरिका के संसद के दोनों सदनों में, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और उसके दो सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। इन दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी बहुमत रखती है, फिर भी वहाँ का बजट पारित नहीं हो पा रहा है। और इसका उत्तर छिपा है अमेरिका की जटिल पॉलिटिकल संरचना में और जो राजनीतिक खींचतान रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में इन दिनों चल रही। अमेरिकी संसद, जिसको मैंने आपको बताया हम कांग्रेस कहकर पुकारा जाता है, जब भी अमेरिका की कांग्रेस के बारे में कांग्रेस शब्द का जिक्र आए तो समझ लीजिए वो वहाँ के दोनों सदनों की बात की जा रही है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो भारत का लोकसभा जैसा है, जिसमें 435 सदस्य हैं और जो जनसंख्या के अनुपात से चुने जाते हैं जैसा भारत में है। और हर 2 वर्ष में, फर्क एक है कि हर 2 वर्ष में पूरा का पूरा सदन पुनः निर्वाचित होता है। हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव 5 वर्ष में होते हैं। दूसरा सदन, जैसा हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे अमेरिका में दूसरा सदन है सीनेट। इसमें 100 सदस्य होते हैं। हर राज्य से 2, चाहे वो बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य हो, हर राज्य से 2 सदस्य सीनेट के मेंबर बनाए जाते हैं। सीनेट के मेंबर को सीनेटर कहा जाता है। वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सीनेटर्स दोबारा चुने जाते हैं, उनके लिए दोबारा चुनाव होते हैं। जो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो जनता की नब्ज का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सीधे चुनकर प्रतिनिधि आते हैं जैसे हमारी लोकसभा के लिए आते हैं। जबकि सीनेट, जिसको आप हमारी राज्यसभा मान सकते हैं, वो स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। दोनों सदनों की सहमति के बिना कोई भी कानून या बजट पारित नहीं हो सकता है, जैसा हमारे देश में होता है। रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप साहब की पार्टी के बाद पास वर्तमान में सीनेट में 53 सदस्य हैं और हाउस में 219 सीटें हैं। सीनेट में 53 सदस्य हैं और सीनेट में होते हैं 100 मेंबर, इसलिए उनकी मेजॉरिटी है। हाउस में 2019 सीटें हैं, वहाँ भी मेजॉरिटी है। लेकिन अमेरिका में एक विचित्र सा नियम है, बड़ा जोरदार नियम है, जिसे फिलिबस्टर नियम कहा जाता है। फिलिबस्टर वो नियम कहता है कि यदि सीनेट में कोई विधेयक पास कराना है तो 60 वोटों की जरूरत है। रिपब्लिकन पार्टी के पास है मात्र 53 वोट। इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी का हालांकि बहुमत है, फिर भी वो डेमोक्रेट्स की मदद के बिना कोई विधेयक पास नहीं करा सकती है, कोई भी विधेयक। और यही कारण है अमेरिका का बजट इस बार पारित नहीं हो पाया है। और इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो नाराज हैं सरकार के कुछ फैसलों से। ट्रंप साहब के साथ उनका विवाद चल रहा है और विवाद का या असहमति का मुख्य कारण है स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी। जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे अमेरिका में है स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी। इसके लिए एक बाकायदा कानून है जिसको कहा जाता है अफोर्डेबल केयर एक्ट। और एक जो हमारे यहाँ जिस प्रकार गोल्ड कार्ड और कई प्रकार के कार्ड मिलते हैं जिसमें फ्री में इलाज होता है, अमेरिका में भी मेडिकल एड की कई योजनाएं हैं जिनको ट्रंप साहब ने इस बार बहुत कमतर कर दिया है। डेमोक्रेट्स ने इन सामाजिक योजनाओं को बचाने पर जोर दिया है, जबकि ट्रंप प्रशासन अड़ा हुआ है कि नहीं साहब, इनमें कटौती करनी पड़ेगी। और इसका नतीजा ये रहा कि जब ये सीनेट में आया बजट का बिल पास होने के लिए तो 55-45 के मतों से गिर गया। 60 मत नहीं पा पाए रिपब्लिकन्स। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी एक कॉकस बन गया है, एक गुट बन गया है, इसका नाम है फ्रीडम कॉकस। और ये कह रहा है सरकार से कि आप खर्च को और घटाएं। ट्रंप साहब खुद भी खर्च घटाने के फेवर में है। ये फ्रीडम कॉकस नाम का ग्रुप और एक इंटरनल ग्रुप है जो और दबाव डाल रहा है कि सरकारी खर्च ज़्यादा घटाया जाए। अब इससे पार्टी के भीतर, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के भीतर ही मतभेद गहराने लगे हैं और इसी का नतीजा रहा कि बजट पास नहीं हुआ और 1 अक्टूबर से पूरे अमेरिका में शटडाउन लागू कर दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति नहीं आई है। लेकिन दुनिया के सबसे विकसित और सबसे पावरफुल देश में सरकारी कामकाज इन दिनों ठप है। 8 लाख से अधिक कर्मचारी बिना वेतन जबरन छुट्टी पर भेजे जा चुके हैं। वहाँ के जितने नेशनल पार्क्स हैं, म्यूजियम्स हैं, बड़ी बड़ी सरकारी वेबसाइट्स हैं, वो बंद हो गई हैं क्योंकि उनको चलाने के लिए पैसा नहीं है। हवाई जहाज़ की सेवाओं में भी देरी होने लगी है।
हवाई टिकट्स बड़ी तेज़ी से कैंसिल होने लगे हैं, क्योंकि विभिन्न जो एयरलाइंस हैं वो अपनी उड़ान नियमित नहीं रख पा रही हैं। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं, अगर ये गतिरोध बना रहा तो अमेरिका, और 1 महीने चल गया, लगभग 1 महीने ये गतिरोध चल चुका है, और अब इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये कुछ दिन और चला तो अमेरिकी इकोनॉमी को हर सप्ताह 15 अरब डॉलर का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ट्रंप के लिए मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अमेरिका में शटडाउन होना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है, पूर्व में भी हुआ है, लेकिन इतना लंबा नहीं चला है। अमेरिका में शटडाउन 1976 में पहली बार राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड के कार्यकाल में हुआ था, जब सरकार बंद हो गई थी क्योंकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच मतभेद हो गए थे। उसके बाद ये परंपरा लगभग हर 10 साल में दोहराई जाने लगी है। जिमी कार्टर जब वहाँ के राष्ट्रपति थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1978 में जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो 5 बार शटडाउन हुआ छोटे छोटे समय के लिए। रोनाल्ड रीगन के समय में 8 बार शटडाउन हुआ। बिल क्लिंटन साहब के शासन में 2 बार शटडाउन हुआ था। यहाँ तक कि बराक ओबामा के कार्यकाल में 1 बार शटडाउन हुआ था। और ट्रंप के तो पहला ही जो कार्यकाल था 2018 से 19 तक का, उसमें 35 दिन का सबसे लंबा शटडाउन हुआ था, और आशंका है कि इस बार तो ये 35 दिन से भी ज़्यादा खींचेगा। 28 दिन हो चुके हैं। ट्रंप के लिए दरअसल ये शटडाउन केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल संकट भी बनता जा रहा है, और उसका कारण है उनकी टिपिकल लीडरशिप शैली, नेतृत्व शैली। वो हर मुद्दे को एक बड़े टकराव में बदलने के आदी हैं, और जो अब उन पर भारी पड़ने लगा है। दुनिया के सारे देशों को ज्ञान देते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अब उनकी अपनी जनता उनसे खिन्न हो गई है। सीनेट में और हाउस में असहमति के साथ साथ जनता में इतनी तेजी से उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है कि बाकायदा एक मूवमेंट शुरू हो गया है अमेरिका में। इस मूवमेंट का नाम है नो किंग्स मूवमेंट, कोई राजा नहीं आंदोलन। ये ट्रंप के विरोध का प्रतीक बन गया है। देश भर के 50 राज्यों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं और वो नारे लगा रहे हैं, नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स। We want to show our support for democracy and for fighting what is right. I think that the state of the world that we are in right now is really horrible. I want my rights back. I'm pissed off. I need Trump out of office. And yeah, no kings. कोई तख्त नहीं, कोई ताज नहीं और कोई राजा नहीं। सीधे सीधे इशारे कर रहे हैं कि ट्रंप, तुम चुने हुए राष्ट्रपति हो, राजा की तरह व्यवहार ना करो। साफ इशारा है कि अमेरिका को राजा नहीं चाहिए, बल्कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक ऐसा नेता चाहिए जो जनता की बात समझ सके और जनता के लिए जवाबदेह हो। लेकिन ट्रंप कहाँ मानने वाले हैं। ट्रंप की आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार कर स्वयं निर्णय लेने वाले एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और आप इसकी तुलना हमारे मुल्क से कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या हाल है यह आप जानते हैं, यदि आप ईमानदारी से विश्लेषण करें तो। बहरहाल, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वे कहते हैं कि नो किंग्स मूवमेंट जो है ये ट्रंप के लिए संभवतः वही साबित हो जाएगा जो वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन 1970 में हुआ था रिचर्ड निक्सन के खिलाफ। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के तब राष्ट्रपति थे और जनता ने तब उनको बता दिया था कि जो वियतनाम के साथ आपने युद्ध छेड़ रखा है, जिससे अमेरिका को खरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, उसके चलते हमारा आपसे विश्वास खत्म हो गया है। और रिचर्ड निक्सन को बाद में सत्ता छोड़नी पड़ी थी। अब आते हैं जो ट्रंप साहब का जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति रुख है, वो बड़ा गंभीर है। सरकार का जो कृषि विभाग है, वहाँ सब
डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए ने 26 अक्टूबर 2025 को, यानी कि 2 दिन पहले घोषणा कर दी है कि 1 नवंबर से सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम, इसको स्नैप कहा जाता है, इसके तहत कोई नया भुगतान नहीं किया जाएगा। ये स्नैप प्रोग्राम वही योजना है जिसके चलते हर महीने 4 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकियों को भोजन सहायता दी जाती है, ठीक वैसा ही जैसे भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। अमेरिका के यूएसडीए ने कहा है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, कि उनके पास पैसा खत्म हो चुका है, बजट है नहीं, पैसा खत्म हो चुका है, जो पैसा है वो इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, इसलिए भाई अब हम ये फ्री की योजना फ्री भी नहीं दे सकते हैं। डेमोक्रेट्स सांसद जो हैं वो लगातार आग्रह कर रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन अमेरिका के कृषि मंत्री, जिनको वहाँ की भाषा में कृषि सचिव कहा जाता है, उनका नाम है ब्रुक रोलिंस, उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए भाई भूल जाओ इन सब सहायताओं को। अब इससे अमेरिका का जो निम्न आय वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास है, वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है। हालांकि कई राज्यों ने, वहाँ की सरकारों ने कहा है कि हम इन योजनाओं को जारी रखेंगे, लेकिन केंद्र सरकार अगर पैसा देना बंद कर देगा तो कब तक राज्य फ्री का राशन देंगे? इससे अमेरिका की जनता बहुत नाराज हो चुकी है। अमेरिका का एक शटडाउन का एक और असर है, उनके स्नैप कार्यक्रम के ठप होने का एक और असर है, वो पूरे विश्व पर पड़ रहा है। अमेरिकी उपभोग घटने से इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट कम होने से भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उनके ऑर्डर कम होने शुरू हो जाएंगे, होने शुरू हो भी गए हैं टैरिफ के कारण। और अब जबकि अमेरिका में शटडाउन है तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भारत को नहीं मिलेंगे, अन्य देशों को नहीं मिलेंगे। भारत की जो आईटी कंपनीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, वो पहले से ही इस समस्या का सामना कर रही हैं। डॉलर में की कमजोरी और शेयर मार्केट में जो अस्थिरता आएगी, उससे भी विदेशी निवेश पर दबाव बढ़ने लगेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सरकार ने नवंबर तक इस संकट से का कोई समाधान नहीं निकाला तो वैश्विक विकास दर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो दर है, वो 0.3% तक की कम हो सकती है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। एक और संकट जो भारतीय फेस कर रहे हैं और कर सकते हैं, वो है जो भारत के अप्रवासी भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं, वो जो इंडिया को पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, उनमें कमी आएगी। पहले से ही H1B वीज़ा की प्रक्रिया धीमी हो चली है, जिससे भारत और अमेरिका के संबंध प्रभावित होने लगे हैं। और अमेरिका का यह शटडाउन अब राजनीतिक जिद से निकला एक डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम या संकट, लोकतांत्रिक संकट बन चुका है। ट्रंप की दरअसल जो सत्ता शैली है, राजा की तरह व्यवहार करना, उसने यह साबित कर दिया है, जनता का विरोध, जो अमेरिका की जनता विरोध कर रही है उनकी शैली का, उसने यह साबित कर दिया है कि जब नेता स्वयं को राजा मानने लगता है, चुना हुआ नेता स्वयं को राजा मानने लगता है, तो डेमोक्रेसी अपनी जनता के लिए संघर्ष का मंच बन जाती है। अब अमेरिकी जनता यह सवाल पूछ रही है कि क्या ये वही महान अमेरिका है जहां सरकार बंद हो जाए और जनता को भोजन तक ना मिले? धन्यवाद।